मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महाशक्ति अमेरिका व तृतीय विश्व के अध्ययन का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की तृतीय विश्व में भूमिका, रोल ऑफ यूएसए इन थर्ड वर्ल्ड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका पाश्चात्य समूह का नेता बन गया। अब उसने पृथकतावादी नीति का परित्याग करके विश्व राजनीति में खुलकर हिस्सा लेने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व की एक महाशक्ति के रूप में तृतीय विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की निरंतर प्रयास प्रारंभ किए। संयुक्त राज्य अमेरिका को तृतीय विश्व के संदर्भ में उसकी भूमिका का अध्ययन करने के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन, आइजनहावर, कैनेडी, लिंकन, वी जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, जेराल्ड फोर्ड, जिम्मी कार्टर, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश, क्लिंटन की विदेश नीति का विश्लेषण करना आवश्यक बन जाता है कि उपरोक्त राष्ट्रपतियों ने तृतीय विश्व में अपनाई गई रीति नीति का अध्ययन कर कुछ सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। ट्रूमैन तथा विश्व 1945 से 1952 तक। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तृतीय विश्व में साम्यवाद प्रारंभ जो हुआ था उसके प्रभाव को रोकने के लिए रोक नीति, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट अपनाई। इस नीति के मध्य पूर्व में यूनान, टर्की और ईरान इत्यादि राष्ट्रों की साम्यवाद को बचाने के लिए आर्थिक नीति देने का प्रत्यय लिया और इस नीति के सिद्धांतों को ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत का ज्यादा भारी आर्थिक सहायता के बल पर सन 1950 के अंत तक यूनान तथा टर्की ने साम्यवादी दबाव द्वारा सफलतापूर्वक प्रतिकार किया। तृतीय विश्व के राष्ट्रों में साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने के लिए 20 जनवरी 1949 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 4 सूत्री कार्यक्रम 4 पॉइंट प्रोग्राम की घोषणा की, जिसमें अल्प विकसित देशों को तकनीकी सहायता देने का प्रावधान था। अमेरिकी कांग्रेस ने सन 1950 में अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिनियम एक्ट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट 1950 के माध्यम से इस कार्यक्रम को स्वीकार किया। अगला आइजनहावर और तृतीय विश्व 1953 से 1960 तक। जनवरी सन 1953 में जनरल आइजनहावर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के समान साम्यवाद के परिसीमन या अवरोध की नीति पर चलते रहे। आइजनहावर युग में तृतीय विश्व के संबंध में अमेरिकी विदेश नीति की मुख्य प्रवृत्तियां साम्यवाद के साथ शक्ति परीक्षण, कोरिया युद्ध का समापन, साम्यवाद के परिसीमन के लिए सीटों तथा बगदाद समझौते की स्थापना, मध्यवर्ती आइजनहावर सिद्धांत 1956,
कनेडी तथा तृतीय विश्व 1960 से 1963। वर्ष 1960 में जॉन कनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ट्रूमैन और आइजनहावर की तुलना में यथार्थपूर्वक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अमेरिकी विदेश नीति की नूतन आयाम प्रदान किया। इस समय में उन्होंने तत्कालीन सोवियत रूस के समय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाई। जॉन एफ कनेडी ने तीसरे विश्व में साम्यवाद के परिसीमन की दृष्टि से सैनिक, आर्थिक, राजनयिक तथा आदि क्षेत्रों में कार्य किया। और इस तरीके से यदि यूं कहा जाए तो महाशक्ति ने आश्रय लिया और तृतीय विश्व के असंलग्न राष्ट्रों के प्रति पूर्ववत अमेरिकी घोषणा में फेरबदल करते हुए उन्होंने उनके प्रति सम्मान करने की नीति का सहारा लिया। उन्होंने विश्व शांति को असंलग्न देशों की भूमि को उचित महत्व को स्वीकार किया। क्यूबा संकट तथा कनेडी अक्टूबर सन 1963 में क्यूबा संकट के समय राष्ट्रपति कनेडी ने मजबूती का परिचय दिया। उनकी दृढ़ता के कारण तत्कालीन सोवियत रूस के प्रधानमंत्री खुश्चेव ने क्यूबा के प्रक्षेपास्त्र हटाने की घोषणा की और इस मुसीबत का समाधान करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावी तरीके से भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें तृतीय विश्व के देशों में असंलग्नता के प्रति आकर्षण बढ़ा। लैटिन अमेरिका और कनेडी ने लैटिन अमेरिका के प्रति उदार और मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। मार्च सन 1961 में उन्होंने प्रगति के लिए मैत्री का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार अन्य आज़ाद राष्ट्रों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा व्यक्तिगत पूंजीपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के आर्थिक विकास तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए $20,000 मिलियन की सहायता एवं ऋण देने की पेशकश की। भारत, पाक और कनेडी ने भारत के प्रति सहानुभूति रखते हुए दबाव डालने की नीति का परित्याग नहीं किया। पुर्तगाली बस्तियों को जब भारत द्वारा स्वतंत्र कराया गया तो सुरक्षा परिषद में भारत के विरुद्ध आलोचना प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी। भारत के विरुद्ध कश्मीर के प्रश्न का उपयोग करने का प्रयास किया और फिर भी कनेडी का रवैया पूर्व राष्ट्रपति तुलना में अधिक उदार रहा और सन 1962 के चीनी हमले के समय भारत के अस्तित्व को अविलंब बिना शर्त सैनिक और आर्थिक मदद प्रदान की गई, जिसमें कनेडी की छवि भारत के लिए एक महान सहयोग के रूप में उभरी। कनेडी और वियतनाम, इस तरीके से कनेडी ने दक्षिणी वियतनाम की मदद के लिए भी नीति अपनाई और उन्होंने 1961 में दक्षिणी वियतनाम के लिए 700 के लगभग अमेरिकी फौजी थे, जिन्होंने 1963 बढ़ा करके 16,500 कर दिया। और जॉनसन और तृतीय भी 1964 से 1968 तक 21 नवंबर 1963 को राष्ट्रपति कनेडी की मृत्यु के बाद जॉनसन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और 1964 के निर्वाचन में विजय हासिल कर पुनः राष्ट्रपति पद के लिए स्थापित हो गए। और जॉनसन प्रशासन ने साम्यवादी चीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया। वियतनाम पर अमेरिका ने भयंकर बमबारी करने की नीति को अपनाया। लैटिन अमेरिका पर अमेरिका ने हर तरह से अपने वर्चस्व को स्थापित करने की नीति को रखा। 23 जनवरी 1968 को उत्तरी कोरिया द्वारा अपने जल सीमा में एक जासूस पोत प्यूब्लो को पकड़ने के अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विश्व में बहुत बदनामी हुई। और 5 जून 1967 को अरब इजराइल
संघर्ष में जॉनसन प्रशासन ने पूर्ण अरब विरोधी रवैया अपनाया, जिसमें अमेरिका और अरब देशों के संबंध में कड़वाहट पैदा हुई। छठवां जॉनसन के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक दृष्टिकोण अपनाया और 1965 में भारत पाक युद्ध में अमेरिकी हथियारों का भारत के विरुद्ध जबरदस्त प्रयोग किया और जॉनसन की पाक परस्त भूमि के कारण भारत अमेरिका में का विरोधी माहौल बना। तृतीय निक्सन का तृतीय विश्व 1969 से 1974 तक। 1969 को रिचर्ड निक्सन ने 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया और वे अगस्त में ही 1974 तक अपने पद पर आसीन रहे। निक्सन युग के तीसरे विश्व में अमेरिकी विदेश नीति जो है वह उत्तर कोरिया और अमेरिका के शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण जारी रहा। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी जासूसी विमान EC-121 को मार गिराया, जिससे उत्तर कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संघर्ष की नीति बनी और तृतीय विश्व युद्ध की आशंका भी यदि कह लिया जाए तो यहाँ से जो है पैदा हो गई, क्योंकि जब बम गिराया गया तो इसके बाद तृतीय विश्व की जो समस्या है वह बढ़ने लगी। वियतनाम के संबंध में भी निक्सन ने संघर्ष वार्ता की नीति का आश्रय लिया और उसकी नीति के कारण वियतनाम से भी अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने में सफल रहा। और अगला पश्चिमी एशिया के संदर्भ में अमेरिका को इजराइल समर्थक नीति जारी रही। इस तरीके से निक्सन का कार्यकाल साम्यवादी चीन और अमेरिका के संबंध में भी सुधार आया। निक्सन का भारत विरोधी रुख भी निक्सन ने अपनाया और 1971 में भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने पाक समर्थन दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत को भयभीत करना चाहा। इसलिए उसने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के इस युद्ध को अपनाकर अपमानजनक स्थिति का सामना करना था। अगला फोर्ड और तृतीय विश्व 1974 से 1976 तक। राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उन्होंने भी संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत विरोधी एवं पाकिस्तान समर्थक विदेश नीति को ही इन्होंने भी अपनाया और उसने पाकिस्तान पर हथियारों की सप्लाई पर लगी 10 साल की पाबंदी को खत्म कर दिया। और फोर्ड ने भी अमेरिका में वियतनाम और सेनाओं को हटाने का निर्णय लिया। तो इस तरीके से तृतीय विश्व में अमेरिका ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे मुक्ति आंदोलन का विरोध करने की नीति का आश्रय लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति के कारण दक्षिण अफ्रीकन नस्लवेदी सरकार को भी बल मिला। कार्टर और तृतीय विश्व 1977 से 1980 20 जनवरी को डेमोक्रेटिक दल की जिमी कार्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली और जिसके कार्यकाल में तीसरे विश्व के संबंध में अमेरिकी विदेश नीति के मुख्य पहलू निम्न, क्योंकि कार्टर ने पश्चिमी एशिया के तत्कालीन सोवियत रूस के प्रभाव को सीमित करने की नीति का सहारा लिया और अरब देश के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया और इन्होंने वियतनाम के प्रति अमेरिकी नीति में फेरबदल करते हुए वियतनाम को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने में अवरोध उपस्थित नहीं किया और जिसके परिणाम स्वरूप वियतनाम को इसकी सदस्यता मिली। और इन्होंने प्रशासन को भारत अमेरिकी संबंधों के महत्वपूर्ण सुधार आया और जिमी कार्टर ने भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अमेरिकी यात्रा से दोनों राष्ट्रों में संबंध मजबूत हुए और फिर भी हिंद महासागर, अफगानिस्तान और आणविक अप्रसार संधि के बिंदुओं पर दोनों राष्ट्रों के मध्य मतभेद बराबर बने रहे। इस काल में साम्यवादी चीन के साथ अमेरिकी संबंध निरंतर सुधार हुआ और अमेरिकी ने साम्यवादी चीन के वास्तविक चीन मानते हुए उसे कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तो इस तरीके से क्रम आगे बढ़ता रहा और
इसके बाद जो है सबसे बड़ा कार्य ये हुआ कि कार्टर प्रशासन ने लैटिन अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका के परंपरागत सर्वोच्चता और वर्चस्व की नीति को बढ़ाने के लिए भी काम किया, और जिमी कार्टर ने मानवाधिकार संरक्षण की नीति का भी आश्रय लिया। अगला डोनाल्ड रीगन और तृतीय विश्व 1981 से 1988 तक। डोनाल्ड रीगन और तृतीय विश्व के संबंध में अमेरिकी विदेश नीति में उल्लेखनीय तथ्य सुधार आया। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त साम्यवादी चीन के संबंधों में निरंतर सुधार हुआ। जनवरी 1984 को चीन के प्रधानमंत्री को 9 दिवसीय अमेरिका यात्रा को अप्रैल में जो है बुलाया, और हिंद महासागर और अमेरिका की स्थिति भी मजबूत हुई। रीगन के कार्यकाल में भी संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देशों में काफ़ी दखलंदाजी जारी रही। तो इस तरीके से जॉर्ज बुश और तृतीय विश्व को भी आप देखेंगे तो जॉर्ज बुश ने भी 41वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, और जॉर्ज बुश ने पश्चिमी एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व को स्थापित किया। खाड़ी युद्ध के विजय के साथ ही आप देखिए कि पश्चिमी एशिया में शांति वार्ता के क्रम को प्रारंभ किया जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। इनके कार्यकाल साम्यवादी चीन को भी मजबूत किया। बुश प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहा, और लीबिया अमेरिका का आंख का किरकिरी बना रहा, और इस तरीके से इराक जो है जॉर्ज बुश के गुस्से का शिकार हुआ, और सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अमीरात राजतंत्र की सुरक्षा के लिए भी राष्ट्रों ने केवल अपने सैनिक तैनाती अपने देशों